नमस्ते साथियों, इस वीडियो में हम शिफ्ट 3 के पेपर ए सीरीज़ का पेपर है। इसमें साइकोलॉजी का अध्ययन करेंगे, साइकोलॉजी के आंसर की देखेंगे। साइकोलॉजी का ए सीरीज़ का पेपर है जो शिफ्ट 3 है। ये 24 तारीख को मॉर्निंग में संपन्न हुई थी, 24 तारीख को मॉर्निंग में। इसमें अगर साइकोलॉजी के पेपर देखें तो साइकोलॉजी में पहला प्रश्न दे रखा है कि विकास के नियम के रूप में कौन सा कथन सत्य नहीं है। विकास के नियम के रूप में तो इस विकास के लिए प्रत्येक अवस्था समान रूप से महत्वपूर्ण है, ये कथन दे रखा है। गलत, ये इसमें गलत आ जाएगा। प्रत्येक अवस्था समान रूप से महत्वपूर्ण नहीं होती है। विकास परिपक्वता सीखने का परिणाम है, ये सही बात है। विकास व्यक्ति की विभिन्नताएं होती हैं, सही है। विकास प्रारूप पूर्वानुमेय होते हैं, ये भी सही है। तो इसमें ए ऑप्शन सही रहेगा, इसमें ए आ जाएगा। इसी तरह अगला प्रश्न दे रखा है, नैतिक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया। तो नैतिक विकास का सिद्धांत लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा दिया गया, तो इसमें बी ऑप्शन सही रहेगा। इसमें तीसरा प्रश्न दे रखा है, व्यवसाय चयन में व्यक्ति विभिन्नता को निम्न के द्वारा समझा जा सकता है। व्यवसाय चयन में व्यक्ति विभिन्नता है। अगर व्यवसाय चयन में व्यक्ति विभिन्नता की बात करें तो क्षमता में अंतर के आधार पर समझा जा सकता है, इसमें डी ऑप्शन सही रहेगा। इसमें स्वभाव की परिवर्तन इसमें नहीं आएगा, इसमें क्षमता की अंतर आएगा, इसमें डी ऑप्शन रहेगा। इसी तरह चौथा प्रश्न दे रखा है, बाल विकास में वातावरण की भूमिका के द्वारा सबसे सही रूप से प्रतिबंधित होती है। बाल विकास वातावरण की भूमिका सबसे द्वारा आदत निर्माण के द्वारा सही रूप से प्रतिबंधित होती है, तो इसमें चौथा ऑप्शन सही रहेगा। इसी तरह अगला प्रश्न देखिए पांचवा, तो इस व्यक्ति का शील गुण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो व्यक्ति के शील गुण का सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किया, पूछा गया। केटल ने भी दिया था, ओलपोर्ट ने दिया था, आइजेंक ने दिया था, लेकिन पॉल कोस्टा और रॉबर्ट मेकर के द्वारा नहीं दिया गया, तो इसमें पांचों में ये ऑप्शन सही रहेगा। छठा प्रश्न दे रखा है, कौन सा व्यक्ति परीक्षा निदान के लिए वैध है। तो इसमें MMP आएगा, इसमें ये ऑप्शन सही रहेगा। MMPI का ऑप्शन सही रहेगा। इसी तरह अगर सातवां प्रश्न देखें तो दे रखा रॉबर्ट जे स्टेनबर्ग के द्वारा बुद्धि का कौन सा सिद्धांत दिया गया था। ये द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया था, लेकिन त्रिआयामी सिद्धांत ये गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया था, लेकिन इंग्लिश में लिखा है ट्रिएक्रिक सिद्धांत, तो इसमें सी ऑप्शन सही रहेगा। इंग्लिश अनुसार तो इसमें सी आएगा, लेकिन हिंदी में इसमें मतलब त्रिचाप पे लिखा होना चाहिए था, इसने त्रिआयाम में लिखा है, तो ये हो सकता है बोनस भी हो जाए। तो इसको अपने बोर्ड में क्या मानता है इसको अनुसार देखेंगे। अगला प्रश्न आठवां दे रहा है, निम्नलिखित में कौन सा बुद्धि का निष्पत्ति परीक्षण है। बुद्धि का निष्पत्ति परीक्षण के बारे में पूछा गया, इसमें भाटिया बेंट्री आएगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखें, नौवां प्रश्न दे रहा है, व्यक्ति की विभिन्नताओं की प्रकृति के लिए निम्नलिखित में कौन सी अवधारणा सत्य नहीं है। व्यक्ति की विभिन्नताओं की प्रकृति के निम्नलिखित में कौन सी अवधारणा सत्य नहीं है। तो इसमें अधिगम समानता इसके लिए सत्य नहीं है, बाकी सामान्य संभाविताएं भी होती हैं, विचलनशीलता भी होती है, और शील गुणों का अंतर संबंध भी सही आंसर है। इस तरह बी, इसमें 9वें क्वेश्चन में बी आंसर सही रहेगा। इसी तरह अगला प्रश्न देखें, 10वां प्रश्न दे रखा है, प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा के लिए कौन सा उपाय प्रासंगिक नहीं पूछा गया है। प्रासंगिक कौन सा उपाय प्रासंगिक नहीं है। तो पाठ्यक्रम में समृद्धि ये भी सही है। श्रेणी में उन्नति, ये इसमें अगर देखेंगे तो श्रेणी में उन्नति ये भी सही है, विशेष कक्षा भी सही है, लेकिन उपचारात्मक अध्यापन की बात करें तो इस व्यक्ति प्रतिभाशाली है तो उनको उपचारात्मक अध्ययन की जरूरत नहीं होती, तो इसमें बी ऑप्शन सही रहेगा। इसी तरह दे रखा है, कौन सी विकृति अधिगम असमता का प्रकार है। कौन सी विकृति अधिगम असमता का प्रकार है। इसमें 11वां प्रश्न देखा, इसमें डिस्लेक्सिया ऑप्शन सही रहेगा, तो सी ऑप्शन आएगा। इसमें ADHD भी होता है, लेकिन ये विकासात्मक अधिगम क्षमता के लिए होता है, तो इसमें डिस्लेक्सिया पूर्ण रूप से सही है। इसमें बी ऑप्शन भी हो सकता है, बोर्ड के अनुसार इसमें देखना पड़ेगा कौन सा मानता है बोर्ड ने, लेकिन जहां तक सही है डिस्लेक्सिया ही होगा। अगला प्रश्न दे रखा है 12 नंबर दे रखा है, कुछ संयोजन का कौन सा तत्व विशेष रूप से निर्णय लेने से संबंधित है। तो इसमें द्वंद्व आ गया। जेपी गिलफोर्ड के अनुसार 13 नंबर प्रश्न है कि जेपी गिलफोर्ड के अनुसार सृजनात्मक बालकों की कौन सी विशेषता नहीं है। सृजनात्मक बालकों की कौन सी विशेषता नहीं है ये पूछा गया। तो इसमें चिंतन में समानुभूति, लचीलापन, बहुविध उत्तर, मौलिकता, बहुविध उत्तर भी होता है, मौलिकता भी होता है, लचीलापन भी होता है, लेकिन समानुभूति नहीं होता है। इसमें 13वें में ए आंसर सही रहेगा। इसी तरह अगर 14 क्वेश्चन दे रखे हैं, ट्राइसोमी 21 को क्या कहा जाता है। इसको डाउन सिंड्रोम कहा जाता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखें, 15 नंबर देख रहे हैं, निम्नलिखित में कौन सा थांडा सीखने के नियम को हिस्सा नहीं। तो इसमें तत्परता भी है, अभ्यास भी है, प्रभाव का भी है, लेकिन साहचर्य का नियम इसमें नहीं है, इसमें बी ऑप्शन सही रहेगा। इसी तरह अगला प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित में कौन सा कक्षा में सीखने को प्रभावित करने वाला मनोवैज्ञानिक कारक का पूछा गया। मनोवैज्ञानिक कारक कौन सा जो कक्षा में सीखने को प्रभावित करता है। तो मनोवैज्ञानिक कारक की बात की जा रही है, तो इसमें अभिप्रेरणा व संवेदनात्मक अवस्था ये मनोवैज्ञानिक कारक है। बाकी परिपक्वता स्तर है, स्वास्थ्य, उम्र व जेंडर दोनों एक ही मान सकते हैं, ये दोनों शारीरिक कारक है, लेकिन मनोवैज्ञानिक कारक अभिप्रेरणा व संवेदनात्मक अवस्था है। इसी क्रम में अगर 17वां प्रश्न देखें, अगला प्रश्न है इसमें दे रखा है, अधिगम का अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोहलर के द्वारा प्रतिपादित किया गया था, लेकिन इसको शुरुआती तौर पे इसमें वर्दीबर ने दिया था, लेकिन इसके बाद में इसमें कोहलर ने इसको दिया था, तो इसमें कोहलर ऑप्शन है, तो कोहलर सही रहेगा। अगला प्रश्न दे रहा है कि अधिगम की समस्या समाधान उपगम का अंतिम चरण कौन सा होता है। इसका अंतिम चरण होता है निष्पादन का सत्यापन होता है, वेरिफिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस, यानी इसका 7वां चरण होता है। इस अधिगम की समस्या समाधान उपगम के 7 चरण होते हैं, तो 7वां चरण कौन सा होता है, निष्पादन का संपादन, 7वां चरण होता है। इसी तरह अगला प्रश्न देखिए 19 नंबर,
ये दे रखा है समायोजन के लिए युक्ति के रक्षात्मक युक्तियों के प्रयोग के लिए मौलिक रूप से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है। समायोजन की के लिए एक युक्ति के रूप में रक्षात्मक युक्तियों के प्रयोग को तो किसके रूप में प्रस्तुत किया गया, तो इसका आंसर देगा इसमें सिगमंड फ्राइड ने प्रस्तुत किया था। किसके द्वारा किया गया था, सिगमंड फ्राइड के द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया था। बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला 20 नंबर प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरक है। तो बाह्य अभिप्रेरण का उदाहरण तो पुरस्कार होता है, उपलब्धि, आवश्यकता, आकांक्षा, इस तरफ चिंता, ये तीनों आंतरिक अभिप्रेरण का स्रोत होते हैं। 21 नंबर प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण के स्तरों के आधार पर शिक्षण का प्रकार नहीं है। तो बोध स्तर भी होता है, स्मृति स्तर भी होता है, चिंतन स्तर भी होता है, लेकिन प्रदर्शन स्तर नहीं होता। तो इसमें बी ऑप्शन सही रहेगा। इसी तरह अगला प्रश्न दे रखा है कि एलन के द्वारा कौन सी शिक्षण अधिगम विधि प्रस्तुत की गई थी। एलन के द्वारा सूक्ष्म शिक्षण विधि प्रस्तुत की थी। इसमें 22 में ए ऑप्शन सही रहेगा। इसी तरह अगला प्रश्न देखें कि अभिप्रेरणात्मक चक्र के 3 महत्वपूर्ण घटक कौन से। अभिप्रेरणा के चक्र के 3 महत्वपूर्ण घटक थे NDI, नीड, ड्राइव और इंसेंटिव। तो इसमें आवश्यकता, अंतर्निहित तो प्रोत्साहन। इसमें बी ऑप्शन सही रहेगा। नीड, ड्राइव, इंसेंटिव NDI का फॉर्मूला था, तो इसमें बी ऑप्शन सही रहेगा 23 में। इसी तरह अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न दे रखा है 23 नंबर की, क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य नैदानिक होता है और इसको क्रियाविधि भी मान सकते हैं। तो इसमें नैदानिक तथा क्रियाविधि में से कोई एक ऑप्शन रहेगा, इसको अपन स्टार लगा सकते हैं। तो क्रियाविधि भी हो सकता है और नैदानिक भी हो सकता है, दोनों ही सही है अपने अपने अनुसार, लेकिन बोर्ड इसमें क्या मानता है इस पर है, इसको अपने स्टार लगा लेंगे। इसी तरह अगला प्रश्न दे रखा है, उपलब्धि परीक्षण के निर्माण के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है। उपलब्धि परीक्षण निर्माण के लिए इसको विश्वसनीयता भी होनी चाहिए, वैधता भी होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठता भी होनी चाहिए, लेकिन मूल्यांकन तो उसका अपना मूल्यांकन के लिए उपलब्धि परीक्षण किया जाता है। इसमें बी ऑप्शन सही रहेगा। ये तीनों इसके वेद मतलब इसके निर्माण के लिए विश्वसनीय, वैधता, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, लेकिन मूल्यांकन इसमें नहीं आता है, तो इसमें बी ऑप्शन सही रहेगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न दे रखा है कि राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा को किस वर्ष में तो प्रस्तावित किया गया। तो इसमें बी ऑप्शन सही रहेगा, 2005 इसका सही आंसर रहेगा। कई इसमें 2004 बता, लेकिन 2004 नहीं है, इसमें साइट पर भी दे रखा है कि अगस्त 2005 में इसको NCF 2005 को लागू किया गया था। अगस्त 2005 लगभग बता रहे हैं, तो इसमें 2005 ऑप्शन सही रहेगा। इसी तरह अगला प्रश्न दे रखा है, आकलन का कौन सा प्रकार शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं से संबंधित नहीं है। आकलन का कौन सा प्रकार है जो शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं से संबंधित नहीं है। इसमें उपलब्धि परीक्षण है, ये शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं से संबंधित नहीं है। सतत, उपचारात्मक और नैदानिक, ये तीनों अधिगम प्रक्रियाओं से संबंधित है। इसी क्रम में अगला प्रश्न दे रखा है, जीन पियाजे ने के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में कौन सी अवधारणा सम्मिलित नहीं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवधारणा से स्कीमा है, आत्मसातीकरण है, व्यवस्थापन है, अकोमोडेशन, अधिकरण इससे संबंधित नहीं है। तो इसमें बी ऑप्शन सही रहेगा। 28 में बी ऑप्शन रहेगा। इसी तरह अगर 29 नंबर देखें कि जीन्स का जोड़ा जो विशेष गुणसूत्र एक विशिष्ट स्थान पर अधिग्रहित करता है तो समान गुण को नियंत्रित करता है, उसको क्या कहा जाता है, उसको ऑटोसोम्स कहा जाता है। इस विशेष गुणसूत्र जो विशिष्ट स्थान पर अधिग्रहित करता है, तो समान गुणों की बात की जा रही है। समान गुण में ऑटोसोम्स होता है, लेकिन एलिल्स भी कहा जाता है। एलिल्स होता है, ये विप्रेस्य लक्षण होते हैं इसके, किसके क्या जीन्स से क्या होता है, विप्रेस्य लक्षण होते हैं। तो इसमें नहीं मान सकते, लेकिन अब बोर्ड क्या मानता है उसको ऊपर है। तो इसमें जहाँ तक 99% यहाँ पर ऑटोसोम्स ही सही होगा। इसी तरह अंतिम प्रश्न दे रखा है कि सिगमंड फ्राइड के द्वारा प्रतिपादित मनोलैंगिक विकास की अवस्था में कौन सी शामिल नहीं है। सिर्फ फोलिक अवस्था भी होती है, एनल अवस्था भी होती है, लेटेंसी भी होती है, लेकिन इंडिपस कॉम्प्लेक्स अवस्था इसमें शामिल नहीं होती। तो इसमें सी ऑप्शन सही रहेगा। इस तरह हमने शिफ्ट 3 के जो कि 24 तारीख को इवनिंग में मॉर्निंग में संपन्न हुई थी, इसके 30 प्रश्नों का अध्ययन किया। आपके 30 में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।